हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक के टॉपिक नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम जो ये डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं ये आपके पिछले जो डेरिवेशन हमने किया था इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसी का ही कंटिन्यूअस में है। तो अगर आपने वो पहला वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा, इसलिए आप पहले एक बार उसे जरूर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि हमने वो लेक्चर जो ई लेक्चर हमने जहां पर छोड़ा था हम वहीं से ही अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने जर्नल एक टर्म वैल्यू निकाली थी डीएन, जिसमें हमने क्वांटम स्टेट्स की संख्याओं को निकाला था कि नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स बिटवीन ई एंड ई प्लस डीई। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रिव्यू के लिए, जैसे यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये हमने इसी की ली है कि जो ये dn है ये हमारा इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारे पिछले ही ई व्याख्यान की लास्ट लाइन थी कि हमने वहां पर ये वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, अब इस वाले व्याख्यान में हम क्या करने वाले हैं कि उसी को ही आगे बढ़ाकर जो हमारा सेमीकंडक्टर, यानी अभी तक हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं, हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो नंबर डेंसिटी क्या होगी अब हमें वह निकालनी है। हमने ये भी पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन और होल के लिए फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन यूज आएगा, उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इससे लेंगे हम। साथ में ही जो अप्रॉक्स नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं वो पिछले डेरिवेशन से हम निकाल चुके हैं। तो अब हम इन दोनों को ही यूज करते हुए, यानी यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स को बता रही है, वही जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब दोनों ही इक्वेशंस को जब हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम जब एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास आ जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटम स्टेट्स। अभी तक हमने सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स की बात की थी, लेकिन अब उन क्वांटम स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर होंगे बिटवीन ई एंड ई प्लस डीई। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 जो है उसके द्वारा दिखाया हुआ है कि dn इज इक्वल टू एफ ई प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहां पर ये देखिए कि इस तरीके से ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास लगभग जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हमें यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक बार वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, यानी जो फ्री चार्ज कैरियर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में होंगे और होल्स वैलेंस बैंड में होंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होने के बाद संयोजकता बैंड उसमें चालन बैंड में मूव करेंगे, और जो होल है वो आपके संयोजकता बैंड में मूव करेंगे। अब चालन बैंड में जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मिनिमम जो एनर्जी हो जाती है वो हो जाती है EC। यहाँ पर जो EC है वो किसको बता रहा है, ये लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, यानी कि जो उसका निम्नतम स्तर है चालन बैंड का उसको दिखा रहा है। और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी ऑब्वियस है कि वो उससे ज्यादा ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो ये एनर्जी वाली टर्म यहाँ पर आ रही है इक्वेशन नंबर 3 में E, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, E रिप्लेस बाय E माइनस EC से। ठीक है, दूसरी चीज कि अब जो हमारा फर्मी लेवल है वो कहां पर स्थित है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो E जो एनर्जी है वो फर्मी लेवल से ज्यादा होगी। ठीक है, फर्मी लेवल से ज्यादा होगी तो उनका डिफरेंस जो होगा वो भी
वेरी वेरी ग्रेटर देन ET होगा, और जिसकी वजह से जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 को छोड़ सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को हम छोड़ देंगे, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dn, और होल टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी, बस e को हमने रिप्लेस कर दिया e माइनस EC से, और यहाँ पर नीचे हमने +1 को हटा दिया। अब हमें सिंपली बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टर्म में हम जो नीचे वाली है कि E माइनस EF, इसमें हम EC को एडअप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर E माइनस EC है, तो हमें जो भी वैल्यू लेनी है वो E माइनस EC की फॉर्म में होनी चाहिए। तो नीचे हम E माइनस एक्सपोनेंशियल में जब E माइनस EC को लेना चाहेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये टर्म निकल के आएगी, जो कांस्टेंट होगी, क्योंकि EC की वैल्यू कांस्टेंट है, EF की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसको हम बाहर रख सकते हैं इंटीग्रल से, और बाकी हम रिमेनिंग जो इक्वेशन है उसको हम इंटीग्रल करेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, अब देखिए ये जो टर्म है कि E माइनस EC बाय KT, अब हमने क्या किया कि इस वैल्यू को हमने यहाँ पर x मान लिया। ठीक है, अब इसको x मानते ही जब हमने इसे इक्वेशन में रखा तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 5 है वो आ जाती है, जो हमें सीधे सीधे बता रही है कि ये आगे वाली टर्म्स तो कांस्टेंट हो गई, पीछे वाली जो ये टर्म है इंटीग्रल वाली, वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल को बताती है जिसकी वैल्यू है √π/2। और इस वैल्यू को जब हम रखते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ जाती है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि Ni की जो वैल्यू है उसको रख देंगे। अब Ni की वैल्यू हमने कहाँ से ली थी, Ni की वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ, जो पीछे की तरफ हमने जो ये वैल्यूज मानी है, ठीक है, ये रही Ni की वैल्यू। तो यहाँ पर जो ये Ni की वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर रख दिया, और इसके बाद ओवरऑल जो n की वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, अब इसमें से भी हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने नया कांस्टेंट मान लिया n। ठीक है, नया कांस्टेंट मानने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो आती है नंबर डेंसिटी के लिए, वो इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा दिखाई हुई है आपको, और यहाँ पर nn की वैल्यू जो है वो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 7 के द्वारा दिखाई हुई है, जिसमें से अगर हम टेम्परेचर को अगर हम अलग कर दें तो K1 T⁻³ के द्वारा हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हमने दोनों ही जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, उनके लिए nn की वैल्यू हमने यहाँ पर बताई हुई है, और जब हम इन वैल्यूज को रखने के बाद हमारे पास जो फाइनल En की वैल्यू आती है वो इक्वेशन नंबर 8 के द्वारा दिखाई हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद भी रहनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन को की नंबर डेंसिटी निकालने के बाद हम इसी तरीके से होल्स की नंबर डेंसिटी निकालेंगे। अब होल्स की नंबर डेंसिटी में लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब थोड़ा फर्क क्या है, पहली चीज की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी जो हमने Fe सीधे यूज किया था उसको हम सीधे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी थी। अब हमें होल्स की निकालनी है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि पूरक है। ठीक है, ये दोनों को मिला करके हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। अगर Fe इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है तो होल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां पर 1 माइनस Fe हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब का वो होल्स जो है वो कहां पर स्थित है, बैलेंस बैंड में स्थित है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी जो होगी वो किससे कम होगी, EV हाईएस्ट लेवल ऑफ बैलेंस बैंड से कम होगी, यानी कि अब की बार हम E को किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, EV माइनस E से। ठीक है, दोनों टर्म समझ में आ गई कि हमने E को EV माइनस E से रिप्लेस कर देंगे, साथ में ही जो प्रोबेबिलिटी थी जो हमने सीधे Fe ली थी, अब की बार उसकी जगह हम क्या लेने वाले हैं, 1 माइनस Fe लेने वाले हैं। और इन दोनों को यूज करते हुए जब हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी वाली है, वही जो हमने पहले
पिछले में नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स के टाइम पे काम में ली थी, वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए n काम में लिया था, dn लिखा था। यहाँ पर अब हम लिखेंगे dp, यानी कि होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज को बताते हैं, तो हम यहाँ पर p4 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हमारे पास इस तरीके से ये आ जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, Fe की वैल्यू रखी, Fe की वैल्यू रखने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 9 मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें टोटल जो नंबर ऑफ होल्स निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इंटीग्रल कर दिया, जैसे कि हमने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए किया था। तो इंटीग्रल में लिमिट्स हो जाएंगी EV टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और इसके बाद हमने ये होल वैल्यू को इंटीग्रल किया, फिर वापस से कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो EV माइनस ई की फॉर्म में है, तो अब की बार हमें एक्सपोनेंशियल को EV माइनस ई की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए कि इधर वापस से वहां पर हमने x माना था, यहाँ पर हमने y मान लिया वेरिएबल, और जब हम p के इस फॉर्मूले में y के लिए ये रखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से एक स्टैंडर्ड, वापस से एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ जाता है जिसकी वैल्यू √π/2 होती है। इस वैल्यू को रखा, और यहाँ पर देखिए कि अब वापस से वही लगभग सिमिलर टर्म हमारे पास आ जाती है जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था। अब की बार हमें किसके लिए निकल गया, नंबर ऑफ होल्स के लिए निकल गया है कि P इज इक्वल टू NP एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा Eg/2kT। और यहाँ पर NP जो है अब की बार हमने सेकंड कांस्टेंट माना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के टाइम पे हमने m लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के टाइम पर हमने m लिया था, लेकिन अब की बार क्या है m डैश, और m डैश किसको बता रहा है, इफेक्टिव मास ऑफ होल्स को बता रहा है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 11, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डेंसिटी निकाली थी, उसके बाद हमने होल्स के लिए निकाली, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स प्रोड्यूस होंगे। यानी कि अगर हम इनके मल्टीप्लाई को देख रहे हैं कि NP इज इक्वल टू हम Ni² लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक कॉमन टर्म ले ली है Ni, तो Ni को हमने इस तरीके से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो Ni है इसके लिए फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है। जो Ni है, अब इस टर्म को हमने क्या नाम दिया है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, यानी ये कॉमन है, ना हम इधर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना होल्स की बात कर रहे हैं, ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी है जो कॉमन है। यानी कि Ni जो है वो N को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और P को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों इसकी अब जो प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी गैप का वैल्यू बढ़ेगा, जो यहाँ पर ये देखिए कि फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे Ni की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली कम होगी। यानी कि अगर आपके पास एनर्जी बैंड गैप बढ़ रहा है, किसी भी सेमीकंडक्टर का ज्यादा है, तो वहां पर ऑब्वियस है कि चार्ज कैरियर हमारे पास कम होंगे, उनकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, और ये लेकिन क्या है, टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनेट है, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो चार्ज डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि एक तरीके से टेम्परेचर पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये जो ये दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के तरीके से भी और बेसिक तरीके से, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ें, एक बार अपने हाथ से जरूर करें। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से ना पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और जो दोनों ही ये वीडियोस हैं इनको आप ध्यान से पढ़ें, और मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखें इन डेरिवेशंस को। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स।